देश के तमाम हिस्सों में और खासतौर पर विश्वविद्यालयों में देश के तनाव पैदा कर दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो दिल्ली की, अंबेडकर कॉलेज हो, जामिया मिलिया हो, यहां से लेके कलकत्ता के प्रेसिडियम कॉलेज तक जगह जगह संघर्ष। केरला में, तमिलनाडु में, विशेष रूप से जहां कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, जहां गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें हैं, वहां ऐसा लग रहा है कि शायद एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। ये खेल खतरनाक है। ये खेल, चिंगारी का खेल बुरा होता है, अटल जी ने कभी कहा था। सरकार ने एक डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित किया, एक वृत्तचित्र को, कहा यह वृत्तचित्र नहीं चलेगा भाई। सरकार को ऐसा करने का विधिक अधिकार हासिल है, कानून है इसके लिए। फिर इसकी सार्वजनिक स्क्रीनिंग के लिए जोर आजमाइश हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में क्यों हो रही है, इसके पीछे का एजेंडा तो समझना पड़ेगा। बीबीसी परेशान हो कि भाई मेरी बनाई ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चल पा रही है, तो भी बात समझ में आता है। जिनका बीबीसी से भी कोई लेना देना नहीं, वो भी कह रहे हैं कि जी हम सार्वजनिक तौर पर इसकी स्क्रीनिंग कराएंगे। अब स्क्रीनिंग कराने वाले एक पाले में खड़े होते हैं, उस स्क्रीनिंग के खिलाफ विचार रखने वाले दूसरे पाले में, और फिर लट्ठम लट्ठा। क्या आपको लगता है, नहीं लगता कि ये 2023 1 जनवरी, जब 2023 का पहला सूर्योदय हुआ, तब से लेके आज तक, चूंकि ये वर्ष चुनावी वर्ष है राज्यों के हिसाब से, और 2024 के लोकसभा चुनाव की आधारशिला और पृष्ठभूमि इसी वर्ष में रखी जाएगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस क्रोनोलॉजी को देखिए, हर दिन सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली चीजें की गई। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को इशू बना दिया गया। आप बताइए, ये सरकारें दुनिया भर में इस ढंग के अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करती हैं कि अगर उनको लगता है कि कोई चीज सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सम्मान के खिलाफ है या सांप्रदायिक सद्भाव के, जिनको शिकायत होती है वो अदालत जाते हैं, कहते भाई ये आदेश खराब है, गलत है, अदालत से आदेश लेके आए। लेकिन आप देखिए, इस 1 महीने के भीतर कितने कर्मकांड हो गए। रामचरितमानस को कटघरे में घसीटने की धृष्टता की गई बड़े लोगों के द्वारा, चिंटू पिंटू के द्वारा नहीं। भगवान राम और माता जानकी के ऊपर आक्षेप करने की धृष्टता की गई। इसी के दौरान बागेश्वर धाम सरकार को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इसी के दौरान ये कहा गया, इसी 1 महीने में, कि बागेश्वर धाम सरकार मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उनके खिलाफ धर्मांतरण कानून के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसी के दौरान ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई, जो ये बताती है कि 22 साल पहले, 21 साल पहले जो दंगा हुआ था गुजरात में, उसके पीछे क्या था, मसला क्या था, उसको डिकोड करने आ गई है। और देखिए मजे की बात, ये संयोग नहीं हो सकता, इतने सारे संयोग कैसे हो सकते? सारी एक ही मिजाज की चीजें हैं, जिनसे उत्पात पैदा हो, जिनसे उपद्रव पैदा हो, जिनसे टकराव पैदा हो, देश में अशांति पैदा हो, फिर उसका राजनीतिक तौर पर लाभ लिया जाए, यही ना। और मजे की बात देखिए, तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद हैं,
महुआ मोइत्रा, सर केंद्र ने प्रतिबंध लगाया उस डॉक्यूमेंट्री पर। वो बार बार चुनौती के रूप में अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर उस डॉक्यूमेंट्री के लिंक पोस्ट कर रहे, करिए यहां से देखो, प्रतिबंध को ठेंगा दिखाओ। क्या ये तरीका ठीक है? क्या जो लोग संसद में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो ऐसा व्यवहार करेंगे? आप अदालत जाती ना, अदालत से सरकार के प्रतिबंध को अघोषित करवा देती, अमान्य करवा देती। अगर कानून बनाने वाले सांसद ही कानून का मखौल उड़ाएंगे सार्वजनिक तौर पर, तो प्रदेश किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? बड़े सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि एक ही 2023 का पहला महीना भी अभी पूरा बीता नहीं है, 3-4-6 दिन बाकी हैं। इतने में मैंने इतने कांड गिना दिए, सबकी तासीर एक सी, सबके पीछे मोटो एक, सबके निशाने पर एक वर्ग। ये चिंतन की मांग करता है ये विषय। मैं आलोक जी के पास चलता हूं, फिर रत्नाकर भाई आपके पास आता हूं। आलोक जी, बीबीसी की बड़ी चर्चा हो रही है, लोगों से कहा जा रहा है इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा उसका रिकॉर्ड है, और ठीक बात है। बीबीसी के प्रति अतिरिक्त स्नेह एक वर्ग में जागृत हो गया अचानक से। खैर ठीक है, अच्छी बात है। मेरे मन में एक बड़ा छोटा सा सवाल आया, क्या वही रखता हूं। अमेरिका के 3 राष्ट्राध्यक्ष, बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और क्लिंटन साहब, ठीक, इन 3 के कार्यकाल में, केवल बाकी पुराना छोड़ दो, केवल इन 3 के कार्यकाल में अमेरिका ने 9 राष्ट्रों पर सशस्त्र हमला किया, आर्म्ड अटैक, ठीक, मिलिट्री अटैक, ठीक। हजारों लोग मारे गए, लाखों निर्वासित हो गए, अस्त व्यस्त हो गए देश। क्या बीबीसी ने कभी उन पर कोई एक छोटी सी चुटपुटिया टाइप की भी रील नहीं बनाई? नहीं, कभी बनाना चाहिए था ना, और अमेरिका में जाके वहां चलाना चाहिए था, न्यूयॉर्क स्क्वायर पे। क्या कहने चाहिए था भाई, देखिए हम तो खरी पत्रकारिता करते, लेकिन बनाया नहीं। पूछते ना अमेरिका से कि दुनिया भर में आपने अफरा तफरी क्यों मचा दी? पांडे जी, ये 22 साल बाद भारत में जब परिस्थितियां, वो G20 भी एक इशू है, लोकसभा का चुनाव एक इशू है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं इस वक्त, उसी वक्त ये अचानक से डॉक्यूमेंट्री आती है, और उसके पीछे डॉक्यूमेंट्री आना एक चीज है, उसके पीछे एक खास सियासी बवंडर चलने लगता है, तब तो उसका एक मैसेज समझना पड़ेगा। आलोक पांडे जी, अमिताभ सर, इसको बस एक शब्द से समझ में आ जाएगा हमारे दर्शकों को, वो है चयनात्मक राजनीति, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स। वो इंडिया के अंदर भी है और इंडिया के बाहर भी है। जो आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, ये भी चयनात्मक राजनीति है बीबीसी की, और भारत के अंदर भी चयनात्मक राजनीति है सर। वो राजनीति सेकुलर, सिलेक्टिव, पंथ निरपेक्ष है लेकिन सिलेक्टिव है। अगर हम बात करें अभिव्यक्ति की आजादी, वो भी सिलेक्टिव है, राजनीति सेलेक्टिव है, नेता मतलब सेलेक्टिव इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने विचारों पर स्थिर नहीं रहता। तो ये सेलेक्टिव शब्द है, ये धरती इससे पीड़ित है, वो अपने फायदे के अनुसार काम करेगा। एक दूसरी बात मैं बताता हूं, जिस बीबीसी की रिपोर्ट को लेकर के ये लोग इतना है तो वह पूरा मचा रहा है एक वर्ग भारत का, उस बीबीसी के जो राष्ट्र के प्रमुख है प्रधानमंत्री सुनक जी, उन्होंने इस बात को, बीबीसी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बीबीसी की रिपोर्ट है ये भारत की जनता का, भारत की पुलिस का और भारत की जुडिशरी का अपमान है। यानी जिस बीबीसी की, जिस देश में एग्जिस्ट करती है, वहां का एग्जीक्यूटिव हेड उसको इनकार कर रहा है। तो भाई उस बीबीसी से कितना प्रेम है, इतना भरोसा काहे कर रहे हैं, जब उस देश का प्राइम मिनिस्टर भरोसा नहीं कर रहा है।
तो एक बात सर और जोड़ दूं, कश्मीर फाइल्स पर ये लोग इतना बवाल मचा रहे थे, ऐसा लग रहा था कश्मीर फाइल आ जाएगी तो इस देश में बड़ा बवाल बच जाएगा। कश्मीर फाइल में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अनऑथेंटिक था। गुजरात में जो दंगे हुए उसमें बड़ी बात होती है, लेकिन सर गोधरा पर कितने पर चर्चाएं हुई इस देश में? जो कार सेवकों को, शायद 79 कार सेवकों को ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया था, उस पर ये लोग कभी पर चर्चा किए हैं, कभी ट्वीट किए हैं? तो देश जानता है और ये लोग जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये 2024 में हारने की तैयारी कर रहे हैं, अगर जीत सकते थे तो हार जाएंगे। ठीक बात। रत्नाकर भाई, एक मसला खड़ा होता है सामान्य समझ वाले व्यक्ति के सामने भी कि भाई जिस रिपोर्ट को, जिस संस्था की जिस रिपोर्ट को आज भारत में जिसके पीछे एक राजनीतिक वर्ग समर्थन में खड़ा है, उसको उस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया और 3 बिंदुओं पर खारिज किया। कहा यह भारत की संप्रभुता का अपमान है, वहां की जांच व्यवस्था का अपमान है, वहां की पुलिसिंग का अपमान है, वहां के कायदा कानून का अपमान है, वहां के जुडिशरी का अपमान है, इसलिए हम इसको खारिज करते हैं। ठीक नहीं? और हमसे कहा जा रहा है कि ना हमको इसको कालिज लगाना है, चौराहे चौराहे लगाना है, और महुआ मोहित्रा कह रही है कि हम भाग्य, हम तो भागी हैं। तो बगावत के पीछे तर्क भी तो देना होगा ना, नहीं रत्नाकर सिंह जी? जी 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 अमिताभ जी, देखिए मैंने आलोक जी, हर फॉरवर्ड ब्लॉक एक बहुत छोटी पार्टी है, देवनाथ जी जानते होंगे, ठीक? वो उसके नेता भी ये मानते हैं कि हमारी पार्टी देश में सबसे मजबूत, हमारा नेता सबसे ज्यादा ताकतवर। ये बिना माने तो कोई राजनीतिक पार्टी चल ही नहीं सकती। टीएमसी वाले से बात करो, वो कहता कि दीदी को जोड़ ही नहीं दुनिया में। कांग्रेस वाले से पूछो, वो कहता राहुल गांधी की जोड़ नहीं, स्वाभाविक है। सपा वाले से पूछो, वो कहता भाई अखिलेश भैया से ऊपर कौन है, वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। इसमें तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अपने लड़के की सब तारीफ करते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं। इसलिए ये विषय हम हटा देते, जो रत्नाकर ने उठाया ये अभी के लिए हटा देते। इस विषय में थोड़ा तत्व तो नहीं है, सब यही करते हैं, अपने लड़के की तारीफ सब करते हैं। कौन राहुल गांधी को दुनिया कह कि भाई उनके गुलाम नबी आजाद ने एक चिट्ठी लिखी। रत्नाकर बाबू समझो चीजों को, ऐसे भागने से क्या चीज बनेगी। गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिखी, अब गुलाम नबी आजाद का अनुभव, पार्टी छोड़कर एक मिनट भाई, एक मिनट, गुलाम नबी आजाद का अनुभव रत्नाकर सिंह से ज्यादा, ठीक? 3 पीढ़ियां उन्होंने सर्व की कांग्रेस में गांधी परिवार के साथ। मसला ये, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स दिया, अपने मन से भाषण नहीं, एक आंकड़ा दिया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने चुनाव हुए, उसमें इतने हारी कांग्रेस। उसके बाद भी कांग्रेसी कहते हैं कि भाई राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं बने। मैं दूसरी बात कहता हूं कि बात आ रही है कि दुनिया हकीकत, भारत हकीकत जान लेगा, ठीक? इसलिए रोक लगा दी। मैं समझना ही चाह रहा हूं, 2002 में ये घटना घटी, ठीक? तो जहां घटी वहां देखा गया, ठीक? जहां साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे फूंक दिए गए, जहां जिंदा 69 लोग भस्मीभूत हो गए, वो भी इस देश ने देखा। उसके बाद इस देश को 8-9 बार राज्य और केंद्र में वोट करने का अवसर मिला होगा। उसने बताया कि उसने क्या देखा और क्या समझा। यही डॉक्यूमेंट्री का इंतजार हो रहा था क्या कि ये डॉक्यूमेंट्री आएगी तब कांग्रेस के भाग्य का दरवाजा खुलेगा? आलोक पांडे, राहुल गांधी जाएंगे जी, केवल आलोक पांडे जी। सर मुझे लगता है कि जैसे एक कांग्रेस के नेता पाकिस्तान गए थे सरकार बनवाने, वो पाकिस्तान से तो बनवा ना पाए, अब लगता है इंग्लैंड के कुछ लोगों के पास गए हैं, क्योंकि देश के अंदर के लोग तो वोट दे नहीं रहे लोकसभा में कम से कम कांग्रेस को, तो अब फिर इंग्लैंड चले गए। बोले भैया यार अब तुम थोड़ी मदद कर दो हमारी, मोदी को कैसे घेरा जाए। क्योंकि अगर बीबीसी, फिर मैं अपनी बात को 30 सेकंड में रिपीट करता हूं, अगर बीबीसी ऑथेंटिक है तो उस देश का प्राइम मिनिस्टर को ये लोग ऑथेंटिक क्यों नहीं मान रहे? इसका मतलब है कि राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं और राष्ट्र के बाहर जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, या ये कहें कि कम से कम वर्तमान सरकार को ना पसंद करने वाले लोग हैं, वो मिल करके भारत में राजनीतिक परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। उसमें नैतिक और अनैतिक कुछ नहीं।
ये लोग नैतिकता और अनैतिकता से परे हैं जो विश्लेषण कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अमिताभ सर लगता है, मैं कहूं ना कहूं, इन लोगों को ऐसी बातें करते हैं रात में नींद कैसे आती है जिसपे कोई लॉजिक नहीं होता, जो सेंसलेस होती है जी। नेता को और आप समझिए इस देश का सुप्रीम कोर्ट कह चुका, इस देश की जनता चुनाव के माध्यम से कह चुकी, इस देश की जांचें हो चुकी। जब गोधरा कांड हुआ था उसके बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इस देश के इलेक्टेड मुख्यमंत्री को मैंने कितने घंटे बैठा गया जांच में, क्या अपने समय की जांच का भी भरोसा नहीं था? 22-21 साल निकल गए हैं तो पूर्व की जांचों का ही भरोसा कर ले, कांग्रेस तो कम से कम कर ले। जी बादल साहब, घटना घटने के बाद से लेके और फिर तमाम आयोग, तमाम पार्लियामेंट में हंगामा हम लोग रोज देखते थे, फिर लालू जी का रेल मंत्री के रूप में इंटरवेंशन, ब्ला ब्ला, बहुत सारा किस्सा कहानी। ठीक, सब कुछ कांग्रेस की रिजीम में हो रहा था। ठीक, इसलिए ये भी कोई नहीं आरोप लगा सकता है कि आपने दाएं बाएं कर दिया। भाई लालू यादव को जनसंघ वाले तो मैनेज कर नहीं लेंगे। लालू जी तो कुर्ता ही इतना ही वहां तक का पहनते थे क्या, और उनसे बड़ा सेकुलरिज्म का चैंपियन भी कोई नहीं था सो कॉल्ड। जांच तो सब कांग्रेस के रिजीम में हुई। फिर उस जांच पर और उस जांच के बाद भारत के अपेक्स कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान कैसे लग जाएगा भाई? अगर आपकी ही सरकार के समय में जांच हो और अब बाद में आप भी उस जांच के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तब तो फिर आपकी सरकार पर सवाल उठेगा नहीं? देवनाथ जी देखिए, बात ऐसा नहीं है, लालू कुछ तो मर्यादा रखनी होगी ना। नहीं, वहां तो व्यक्ति डिफेम हो रहा था, यहां तो देश को डिफेम करना चाहते हो।